हमारे पास क्या था, फेरो हिस्टेरेसिस लूप या so this is for the ferromagnets. This is for the ferromagnets. अब देखिए हमारे पास दो चीजें थी, एक था intensity of the magnetization, राइट, दूसरा था मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। सो ये हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर था, ये हमारे पास इंटरनल फैक्टर था। ऐसे हम मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी इंक्रीज करते जाएंगे, एक्सटर्नल एफर्ट इंक्रीज करते जाएंगे, मटेरियल का मैग्नेटिक करैक्टर इंक्रीज होगा। दैट मीन्स with the increase in H, there is a increase in the value of I, राइट। लेकिन ये फेरोमैग्नेट्स में इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है दैट इज नॉट द लीनियर रिलेशन, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए, तो ये आ गया हमारे पास, इस तरफ H आ जाएगा, इस तरफ I आ जाएगा, राइट। अब देखिए इसमें क्या है कि जैसे जैसे हम H की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे H की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे I की वैल्यू इंक्रीज होगी, I की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होनी बंद हो जाएगी। सो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जिस पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होनी बंद हो जाएगी। दैट मीन्स उस वक्त क्या होगा, देखिए हमारे पास क्या था, एक ये मैग्नेटिक मटेरियल है, इसमें हमारे पास क्या था कि हमारे पास ये डोमेन्स हैं, है ना, ये डिफरेंट डोमेन्स हैं, डोमेन्स था, ठीक है। जब हमने H की वैल्यू 0, दैट मीन्स कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया, तो ऑल द डोमेन्स आर रैंडमली ओरिएंटेड। सारे ये डोमेन्स हैं रैंडमली ओरिएंटेड है, कोई किस तरफ ओरिएंटेड है, कोई किस तरफ, किसी मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन किस तरफ है, किसी मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन किस तरफ है, किसी मैग्नेट डोमेन की मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन किस तरफ है। सो दे आर रैंडमली ओरिएंटेड। अब जब हमने इस सिस्टम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, दैट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रख दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, दैट मींस मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रख दिया, तो क्या होगा, ठीक है। सो दिस इज, तो ये जो डोमेन्स हैं अपने आप को घुमा के किस डायरेक्शन में करने की कोशिश करेंगे, along the direction of the magnetic field, along the direction of the magnetic field। अब जब ये सारे डाइपोल्स हैं एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो दैट मीन्स उसमें उस वक्त जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होगी दैट विल बी द मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। जब देखिए सभी मैग्नेटिक मोमेंट्स की डायरेक्शन एक तरफ होगी, तो उस वक्त हमारे पास क्या आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट जो होगी, मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम हो जाएगी, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकती ना, मैक्सिमम हो जाएगी। दैट मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो दैट मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम की भी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो उस वक्त हम कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, जब सारे डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में आ गए, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। दैट मीन्स I becomes मैक्सिमम, I becomes मैक्सिमम। तो उस पॉइंट को हम कहेंगे दैट इज द सैचुरेशन। तो पहले यहां से हमने इंक्रीज किया, सारे डाइपोल्स एक डायरेक्शन में आ गए, तो उस वक्त हम कहेंगे दैट इज द सैचुरेशन पॉइंट, राइट। अब हम देखते हैं कि
इसके अगर इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हम धीरे धीरे कम करें तो क्या होगा? ठीक है, धीरे धीरे कम करेंगे तो क्या होगा? आपने एक छोटे होते एग्जांपल पढ़ी होगी, एक मैग्नेट को आयरन से ऐसे ऐसे स्वीप करते हैं ना, ऐसे ऐसे स्वीप करते हैं तो क्या होता है कि वो जो आयरन की पिन है या नेल है वो क्या होती है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने शुरू हो जाती है। हम मैग्नेट से उसको रगड़ना बंद भी कर दें, साइड पर रख दें मैग्नेट को, तो भी वो एक नेल जो आयरन का पीस है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। दैट मीन्स क्या होगा कि हमने एक्सटर्नल एफर्ट बंद कर दिया, एक्सटर्नल एफर्ट बंद करने के बावजूद भी इसमें आयरन में हमारे पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक करैक्टर रह गया, तो उसका मैग्नेटिक करैक्टर कुछ ना कुछ रिटेन कर लिया। तो उसी चीज की हम बात करेंगे, रिटेंटिविटी ऑफ द मटेरियल। अब देखिए क्या है कि जैसे जैसे H की वैल्यू हम डिक्रीज कर रहे हैं तो I की वैल्यू जो मैग्नेटिक करैक्टर है उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, लेट्स से इस तरह हम ग्राफ बना रहे हैं। सो हमारे पास क्या है, ये आ गया ना, ये आ गया, तो दिस इज द सैचुरेशन वैल्यू। उसके बाद हमने क्या कहा, जैसे जैसे हम H की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं मैग्नेटिक करैक्टर डिक्रीज होता जाएगा। जब H की वैल्यू 0 होगी लेकिन उस वक्त भी वो आयरन की नेल है या आयरन की ब्लॉक है या पीस है, एक मैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव कर रही है या वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, दैट मीन्स उसने कुछ ना कुछ मैग्नेटिक करैक्टर अटेन कर लिया, रिटेन कर लिया। दैट मैग्नेटिक करैक्टर जो उसने मटेरियल ने रिटेन कर लिया, उस चीज को हम कहेंगे रिटेंटिविटी ऑफ द मटेरियल। सो जितना ज्यादा उसने मैग्नेटिक करैक्टर रिटेन किया होगा हम कहेंगे उसकी उतनी ही ज्यादा रिटेंटिविटी है, राइट। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो रिटेंटिविटी हमारे पास क्या आ गया, रिटेंटिविटी को हम कहते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, ठीक है। सो दिस इज द मैग्नेटिक करैक्टर retained by the material even after the external magnetic field is taken out. और वैल्यू ऑफ I एट H इज 0। अब देखिए एक यहां हिस्टेरेसिस का मतलब क्या है, हम इस चीज को हिस्टेरेसिस ही क्यों कहते हैं? हिस्टेरेसिस का मतलब होता है पीछे रहना, लैगिंग बिहाइंड। यहां पीछे कौन रह रहा है? हमारे पास दो चीजें हैं, एक हमारे पास H की वैल्यू है, एक हमारे पास I की वैल्यू है। दोनों में से कौन चीज पीछे रह गई, है ना। अब देखिए क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जब यहां पर H की वैल्यू 0 थी, है ना, H की वैल्यू 0 थी, उस वक्त I की वैल्यू 0 थी। जैसे जैसे H की वैल्यू इंक्रीज करते रहे, ये I की वैल्यू भी इंक्रीज होती रही। हमारे पास H की वैल्यू इंक्रीज कर रहे थे, I की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, H की वैल्यू इंक्रीज हुई, I की वैल्यू और इंक्रीज होगी, H की वैल्यू इंक्रीज की, I की वैल्यू मैक्सिमम होगी। जैसे जैसे इंक्रीज होने का रेट था, सो देयर वाज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ I, इंक्रीज ऑफ I। लेकिन जैसे हमने H की वैल्यू डिक्रीज करना शुरू की तो I का जो घटने की दर थी या I की घटने की जो रेट था वो कम हो गया। वो जितना इंक्रीज हुआ था उतना ही डिक्रीज नहीं हुआ, उससे कम डिक्रीज हुआ। अगर उतना ही डिक्रीज हुआ होता जितना इंक्रीज हुआ है तो यहाँ ये वैल्यू वापस आते हुए भी ग्राफ कहाँ आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था, जबकि यहाँ आया।
फिर H की वैल्यू और कम की, I की वैल्यू डिक्रीज की, और I की वैल्यू वैसे डिक्रीज नहीं हुई जिस ढंग से वो इंक्रीज हो रही थी। ज्यादा इंक्रीज हुई, ज्यादा थी, लेकिन डिक्रीज हो रही है वो कम रेट से। टाइम के अकॉर्डिंगली द रेट ऑफ इन डिक्रीज था, रेट ऑफ डिक्रीज था, जो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ I इज लेस देन द रेट ऑफ इंक्रीज। सो जिस हिसाब से I की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, उसी हिसाब से I की वैल्यू डिक्रीज नहीं हो रही, उससे कम रेट पर डिक्रीज हो रही है। दैट मीन्स H की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, लेकिन I की वैल्यू उसकी जीरो नहीं हुई। दैट मीन्स H तो घर वापस आ गया, लेकिन I घर वापस नहीं आया। दोनों इकट्ठे गए थे, ठीक है, H तो वापस आ गया, लेकिन I वापस नहीं आया। I की वैल्यू जीरो नहीं हुई। दैट मीन्स I की वैल्यू H से पीछे चल रही है। सो दिस लैगिंग ऑफ, ये पीछे चलना, I की वैल्यू का पीछे चलना, किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? H की वैल्यू से। सो दिस लैगिंग बिहाइंड ऑफ द I as with respect to H is known as hysteresis। इसलिए हम इस IH ग्राफ को हिस्टेरेसिस ग्राफ कहते हैं या हिस्टेरेसिस लूप कहते हैं। तो I is lagging behind the value of H. This lagging of I as compared to H is known as hysteresis, राइट। ये चीज आ गई। अब ये मैग्नेटिक करैक्टर रिटेन कर लिया, उसको हम रेजिडुअल मैग्नेटिज्म भी कह सकते हैं और रिटेंटिविटी भी कह सकते हैं। लेकिन अब ये जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, उसका मैग्नेटिक करैक्टर रह गया है, उसको जीरो करने के लिए, उसको भी खत्म करने के लिए हमें एक्सटर्नल एफर्ट और करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें मैग्नेटिक फील्ड जो H की वैल्यू है उसकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। दैट मीन्स अगर हम पहले किस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे थे, इस डायरेक्शन में लगा रहे थे, अब हमें उस मैग्नेटिक फील्ड को खत्म करने के लिए, रेजिडुअल मैग्नेट को खत्म करने के लिए, या उसका जो मैग्नेटिक करैक्टर है मटेरियल का, उसको खत्म करने के लिए हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा। जो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे दैट इज नोन एज द कोरिसिविटी। तो अब हम बात कर रहे हैं, सॉरी, पहले इंक्रीज हो रहा था, देखिए पहले इस तरह इंक्रीज हुआ, राइट, ये इंक्रीज हुआ, फिर ये डिक्रीज हो रहा है। अब इस चीज को हमें जीरो करना है तो हमें एक्सटर्नल एफर्ट करना पड़ेगा, और दैट मीन्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा, दैट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल H। तो जितना हमें एक्सटर्नल एफर्ट करना पड़ा टू मेक द रिटेंटिविटी इक्वल टू जीरो, या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को खत्म करने के लिए जितना हमें एफर्ट करना पड़ा, दैट इज नोन एज द कोरिसिविटी। कोरिसिविटी क्या हो गया? कोरिसिविटी। So this is the term used for the external effort to completely destroy the residual मैग्नेटिज्म। रेजिडुअल जो मैग्नेटिज्म है, जो मैग्नेटिक करैक्टर उसने रिटेन किया है, उसको खत्म करने के लिए जो हमें एक्सटर्नल एफर्ट करना पड़ेगा, उस टर्म को डिफाइन करने के लिए हम टर्म यूज करते हैं कोरिसिविटी। अब देखिए अब क्या हो रहा है कि यहां पर फिर क्या होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ लगाया है, तो जो डाइपोल्स होंगे वो क्या करेंगे,
जो डाइपोल्स होंगे वो किस डायरेक्शन में ओरिएंट होने शुरू हो जाएंगे? डाइपोल्स जो हैं, मैग्नेटिक डाइपोल जो हैं डोमेन्स में, वो किस डायरेक्शन में ओरिएंट होना शुरू हो जाएंगे? वो पहले किस डायरेक्शन में थे? इस डायरेक्शन में थे। अब जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दी है, वो धीरे धीरे सारे डाइपोल्स किस तरफ होने शुरू हो जाएंगे? वो along the direction of the external magnetic field. That means all the dipoles will align, सारे dipoles फिर अपने आप को align कर लेंगे along the direction of the external magnetic field. So that means फिर हम कहेंगे जो मटेरियल फिर मैग्नेटाइज हो रहा है, जब मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा है, लेकिन अब डायरेक्शन किसका होगी? ऑपोजिट। पहले हम कहेंगे सारे डाइपोल्स इस तरफ अलाइन हो गए, जब हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, उससे जो डाइपोल की ओरिएंटेशन है ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। दैट मींस जो पहले नॉर्थ पोल था अब वो साउथ पोल बन जाएगा, जो पहले साउथ पोल था अब वो नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जब अगेन वो सारे डाइपोल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएंगे, उसी डायरेक्शन को अपने आप एडजस्ट कर लेंगे, देन फिर हमारे पास एक सैचुरेशन आ जाएगी। जब वो सैचुरेशन आ जाएगी तो दैट मीन्स उस वक्त हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए हम इसको नेगेटिव शो कर देंगे। राइट, तो हमारे पास पहले एक डायरेक्शन में मैग्नेटाइज किया मटेरियल को, जब हमने डायरेक्शन चेंज कर ली तो डाइपोल्स ओरिएंट हो गए ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डायरेक्शन चेंज हो गई, इट विल बी ऑपोजिट टू द इनिशियल वैल्यू। तो यहाँ जैसे जैसे आई की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, फिर वो एक सैचुरेशन आ जाएगी। राइट, अब इस चीज को फिर अगर हमें जीरो करना है, दैट मीन्स यहाँ पर हम H की वैल्यू फिर यहाँ से वापस जीरो की तरफ आएंगे, तो अगेन वी विल गेट सेम टाइप ऑफ लैगिंग। यहाँ पर भी जो जिस ढंग से वो H की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी, उस ढंग से I की वैल्यू डिक्रीज नहीं हो रही थी, I की वैल्यू पीछे रह गई थी। अब वापस अगर नेगेटिव H से, दैट मीन्स वापस हम H की वैल्यू कम करते रहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू कम करते रहेंगे और कम करेंगे उसी, लेकिन जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है दैट विल नॉट डिक्रीज एट द सेम रेट। अगेन जो रेट ऑफ डिक्रीज होगा वो रेट ऑफ इंक्रीज से कम होगा। जब अगेन H की वैल्यू जीरो हो जाएगी, अगेन वो मैग्नेटिक करैक्टर अटेन रहेगा, वो उसमें कुछ ना कुछ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म रहेगा ही रहेगा। दैट मीन्स अगेन नेगेटिव डायरेक्शन में रिटेंटिविटी रहेगी। अब इसको फिर हमें जीरो करना है तो हमें फिर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स हमारे पास इस ढंग से एक कर्व बन जाएगी, फिर ये आ जाएगा, तो हमारे पास इस तरह की कर्व बन गई। राइट, तो ये हमारे पास जो ये कर्व बन गई, दिस इज नोन एज द IH कर्व और दिस इज नोन एज द हिस्टेरेसिस कर्व। हमेशा हिस्टेरेसिस हमें क्यों कहते हैं? क्योंकि जो रिटेंटिविटी है, I की वैल्यू जो है, रेजिडुअल I की वैल्यू जिस रेट से इंक्रीज होती है उसी रेट से डिक्रीज नहीं हो रही। सो देयर इज ऑलवेज लैगिंग ऑफ I बिहाइंड द H की वैल्यू से I की वैल्यू हमेशा पीछे ही रहेगी। दैट लैगिंग ऑफ द I with respect to H is known as the hysteresis curve. Right, ये हमारे पास एक hysteresis curve आ जाएगी। Right, so इस तरह की एक कर्व को हम hysteresis curve कहेंगे। अब देखिए जितना ज्यादा ये हमारे पास टर्म आ गई, देखिए ये हमारे पास एक रिटेंटिविटी आ गई, ये वैल्यू रिटेंटिविटी मेजर करती है। जितनी रिटेंटिविटी ज्यादा होगी उसमें उतना ही रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, उसका मैग्नेटिक करैक्टर रिटेन ज्यादा करेगा, और जितना ये नेगेटिव H की वैल्यू इंक्रीज होगी दैट मीन्स उतनी ही कोरेसिविटी ज्यादा होगी। दैट मीन्स मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करने के लिए हमें उतना ही ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। इस पॉइंट पर हमारे पास मटेरियल कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज होगा। कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज होने का मतलब I की वैल्यू जीरो हो जाएगी।
दैट मीन जितना हमने मैग्नेटिक कैरेक्टर अटेन उसको खत्म करना, डीमैग्नेटाइज करना मतलब खत्म करना, राइट। ये हमारे पास कोरिसिविटी आ जाएगी। अब देखिए ये दो पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के लिए। एक हमारा हो गया रिटेंटिविटी, दूसरा हो गया कोरिसिविटी, राइट। अगर हम परमानेंट मैग्नेट्स की बात करें, परमानेंट मैग्नेट्स की बात करें तो उसका जो हिस्टेरेसिस कर्व आएगी या IH कर्व आएगी वो इस तरह से आएगी। देखिए तो ये आया उस परमानेंट मैग्नेट्स का मतलब उसने मैग्नेटिक कैरेक्टर रिटेन ज्यादा किया, इट हैज हाई वैल्यू ऑफ रिटेंटिविटी, राइट, हाई वैल्यू ऑफ रिटेंटिविटी ये आएगा, ठीक है। अब इस रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को खत्म करने के लिए हमें एफर्ट भी ज्यादा करना पड़ेगा, दैट मीन्स हाई रिटेंटिविटी हाई कोरिसिविटी। तो हमारे पास इस तरह का कर्व आ जाएगी, राइट, इस तरह की कर्व आ जाएगी, ठीक है। सो अगेन दिस इज H एंड दिस इज I। सो जैसे जैसे H की वैल्यू इंक्रीज करे, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज हुई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मैक्सिमम वैल्यू अटेन की, फिर उसको हमने H की वैल्यू रिड्यूस की, H की वैल्यू कम करते रहे लेकिन I की वैल्यू कम नहीं हुई, दैट मीन्स उसकी रिटेंटिविटी की वैल्यू ज्यादा हो गई, है ना। रिटेंटिविटी मीन्स ज्यादा होने का मतलब हाई रिटेंटिविटी, दैट मीन्स हाई रिटेंटिविटी मीन्स हाई रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, हाई रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। अब इसको कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज करने के लिए हमें एफर्ट ज्यादा करना पड़ा है, जितना ज्यादा एफर्ट करना पड़ा दैट मीन्स उतनी ही ज्यादा कोरिसिविटी हो गई। तो परमानेंट मैग्नेट्स के लिए, सो परमानेंट मैग्नेट्स के लिए क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी मैग्नेट्स की, इट शुड हैव हाई रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी एंड हाई कोरिसिविटी, हाई कोरिसिविटी ये आ जाएगा। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की या सॉफ्ट मैग्नेट्स की, इसको हम हार्ड मैग्नेट्स भी कह देते हैं। अगर हम सॉफ्ट मैग्नेट्स की बात करें या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की बात करें क्या होगा, दिस इज H, दिस इज I, ठीक है। जो सैचुरेशन है सॉफ्ट मैग्नेट्स में, सैचुरेशन की वैल्यू जल्दी इंक्रीज अटेन हो जाती है, सैचुरेशन की वैल्यू जल्दी अटेन हो जाती है। एंड अगर हम H की वैल्यू वापस डिक्रीज कर रहे हैं तो उस जो हमारे पास सॉफ्ट मैग्नेट्स होंगे उनका जो रिटेंटिविटी है इट शुड बी लो, दैट मीन्स जैसे जो यहाँ लैगिंग बिहाइंड है I की वैल्यू जो पीछे चल रही थी अब वो उस रेट से पीछे नहीं चलेगी जिस अकॉर्डिंगली हमारे जैसे वो हार्ड मैग्नेट्स में थी, दैट मीन्स उसका जो रिटेंटिविटी है या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है उसकी वैल्यू बहुत कम आएगी। सो सॉफ्ट मैग्नेट्स के लिए हमारे पास क्या आएगा, सॉफ्ट मैग्नेट्स में लो रिटेंटिविटी, उसका रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की वैल्यू कम होनी चाहिए। अब देखिए उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर को खत्म करना है या मटेरियल को कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज करना है तो वो भी जल्दी होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स उसकी कोरिसिविटी भी कम होनी चाहिए। सो इट शुड हैव लो रिटेंटिविटी तो है ही है, लो कोरिसिविटी होनी चाहिए क्योंकि हमें कम एफर्ट करके ही उसको कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज करना है। कोरिसिविटी, राइट। तो कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज करने के लिए भी हमें एफर्ट करना पड़ेगा। अगेन वो दूसरी साइड पर सैचुरेट हो जाएगा फिर ये आ जाएगा। तो हमारे पास जो सॉफ्ट मैग्नेट्स होंगे उसके लिए हमारे पास हिस्टेरेसिस कर्व थोड़ी सी नैरो होगी, यहाँ पे हमारे पास बहुत ही ब्रॉड कर्व होगी। तो दिस इज अ कर्व फॉर द permanent magnets, this is the curve for the electromagnets or the soft magnets. It should have low retentivity, low coercivity, it should have high retentivity, high coercivity. क्योंकि
जितना ज्यादा एरिया ये आ जाएगा, जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू होगी, उतना हमें एक्सटर्नल एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा। एक्सटर्नल एफर्ट करने का मतलब लॉस ऑफ एनर्जी। सो ये जो एरिया अंडर द हिस्टेरेसिस कर्व है वो क्या इंडिकेट करता है कि एनर्जी लॉस कितना हो सकता है। जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा एनर्जी लॉस होगी। हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डीमैग्नेटाइज करने के लिए उतना ही ज्यादा एक्सटर्नल एफर्ट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। राइट, सो दिस इज द हिस्टेरेसिस।